हाँ, तो पशु रोग चल रहे थे, उसमें पार्ट 7 होगा आई थिंक। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं अपन इसको। इसके बाद में मुर्गियों की जो है ना, मुर्गियों के डिजीज पढ़ेंगे। उसके बाद में शायद उसको एक ही पार्ट में फिनिश कर दूंगा मैं। उसके बाद में अपना जो पशु रोग है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में नस्लें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पशु रोग में आज वाला सेशन तो बहुत ही छोटा सा ईजी सा है, लेकिन बड़ा काम का है। जैसे कि खाज, जिसको मैंज या फिर खुजली को स्कैब्स बोलते हैं, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, खाज खुजली की, तो ये क्या रोग है। अगर पशु के खाज खुजली हो जाती है तो इसके भी अपन को पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चर्म रोग है, ठीक है। ये चर्म रोग है, लेकिन चर्म रोग तो इतना तो ईजी है, अपन को ही पता है कि चलो चर्म रोग है क्योंकि खाज खुजली स्किन के ऊपर होती है। लेकिन मेन चीज़ है कि किससे होती है, तो माइटस नामक परजीवी से, ठीक है ना। परजीवी का मतलब जहाँ पर भी परजीवी आती है तो वो शरीर के ऊपर बैठने वाले होते हैं, जैसे मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, चींचड़े हो गए, सब जो बाहर से खून चूसते हैं वो। तो चर्म रोग है जो माइटस नामक परजीवी से होता है। अब इसमें लक्षण क्या है कि खाज खुजली इसके हो गई या दाद खाज खुजली होगी इसके, तो शरीर में सूजन आ जाएगी, फुंसियाँ हो जाएगी, शरीर के बाल गिरने लग जाएंगे, चमड़ी का रंग लाल हो जाता है और पशु शरीर को खुजलाता रहता है। ये ध्यान रखना, सिंपल है, मतलब बाल झड़ने लग जाएंगे पशु के और शरीर का रंग लाल लाल सा हो जाएगा, शरीर पर सूजन आ जाएगी, छोटी मोटी फुंसियाँ भी हो जाएगी उसके शरीर के ऊपर। इट मीन्स ये इसको चर्म रोग हो गया है, स्किन डिजीज हो गया है। ट्रीटमेंट अभी आगे अपन बात करेंगे। ये बीमारी चेहरे, होठ और पैरों से आरंभ होती है तथा सिर, गर्दन में पुट्ठे होते हैं ना, उसके पुट्ठे तक पहुंच जाती है। तो प्रारंभिक पोर्शन इसका जो होता है वो होता है चेहरा, होठ और पैर, और पुट्ठे तक भी चल जाती है पीछे जो होता है। वैसे पूंछ की जड़ पर भी ये रोग जो है बहुत अधिक होता है। पूंछ की जड़ होती है ना, जैसे ऊंची करते हैं, जैसे टेम्परेचर नापते हैं उसका, तो पूंछ के ऊपर जो होता है एकदम जो अंदर की तरफ, वहाँ पर ये रोग ज़्यादा होने के चांस है, क्योंकि वो डिजीज मतलब ये बेसिकली कहाँ पर होगा, जहाँ पर पसीना स्वेटिंग ज़्यादा होती हो, हवा नहीं लगती हो पोर्शन, तो वहाँ पर पूंछ की जड़ पर भी ये रोग बहुत होता है। त्वचा सूजकर मोटी होने लग जाती है, खुजली में छाले होकर फूट जाते हैं, जिससे पशु को काफ़ी दर्द होता है। वो क्या खुजलाता है, अब पशु है, समझता तो है नहीं, रुकता नहीं है, तो फिर उसके जो छोटे मोटी फुंसियाँ जैसे होते हैं वो फूट जाती है, स्किन उतर जाती है, तो उसको काफ़ी दर्द का भी सामना करना पड़ता है। फिर इस रोग के कारण ये बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिक नोट्स है भाई, 11th-12th की जो बुक्स है आरबीएसई बोर्ड में भी चलती है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब गाइडें हैं। ये बुक्स है, बुक और गाइड में बहुत बड़ा फर्क है। जो मार्केट में मिलती है वो गाइड है, बुक नहीं है। बुक है ऑथेंटिक सोर्स, तुम उस गाइड को भले हांडते फिरना कहीं पर भी, लेकिन कोई भी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, ये अगर उसमें कुछ और लिखा हो तो उसका नहीं मान्य होगा, इस वाला मान्य होगा। इसमें जो भी लिखा है वो सही है, ऑथेंटिक सोर्स सही है, ठीक है ना। तो रोग के कारण, ये रोग 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कीटाणु द्वारा फैलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला जो रोग है, चर्म रोग है, खाज खुजली वाला, 4 प्रकार के कीटाणु शरीर में पहुंचने से ये रोग फैलता है। वेरी तभी तो मैं कह रहा हूँ खाज खुजली को हल्के में ले लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाते हैं। अब ये चीज़ें कैसे याद करोगे, है ना, इसलिए ये चीज़ें ऑप्शन में आती है सीधी सीधी। चर्म रोग किन किन कीटाणु से होता है, तो सोरप्टिस कम्युनिस, फिर कोरियोप्टिस, सिम्बोइटिस, फिर डेमोडेस्क, फोलिक्यूलोरम और सार्कोप्टिस स्कैबी। अब ये भाई ऐसा है कि हूबहू तो अपन को याद करना नहीं, अपना पेपर रिटन पेपर तो है नहीं, रिटन पेपर नहीं है, आप इसको कैसे भी एडजस्ट करके एक एक शब्द भी अगर याद कर लिए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। सोको, डेसा, ऐसे कुछ भी एक कोई नाम से बिठा लो, या फिर चर्म रोग से संबंधित कोई चर्म वाला कोई शब्द पकड़ लो, ठीक है। कैसे न कैसे करके आप अपने हिसाब से इनमें ट्रिक बनाया करो, ऑनवर्ड्स बना सकते हो। वैसे ज़्यादा ट्रिक के काम की नहीं है, रीज़न ये हो गया ना कि हर रोग में ट्रिक कैसे बनाओगे फिर, ठीक है। इसलिए सिलेक्टेड चीज़ याद करो। उसके बाद में मैं एक फाइनल एक सेशन ऐसा रखूँगा जिसमें जिन जिन चीज़ों की ट्रिक की ज़रूरत है, उधर ट्रिक की सेशन रखेंगे। कमेंट करना उसकी आपको अगर ज़रूरत हो तो मैं ट्रिक की सेशन रख दूंगा इसके बाद में, कंप्लीट होने के बाद में। अब जैसे किसी को खाज खुजली हो गया, चर्म रोग हो गया, उस पशु का उपचार क्या है, तो रोगी पशु को अन्य पशु से अलग रखें। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हर रोगी पशु को अपन को अन्य पशु से अलग ही रखना है, या फिर सल्फर पाउडर को तेल में मिलाकर उसके लगाना है। सल्फर का जो पाउडर आता है उसको तेल में मिलाकर उसके लगाना है। और हिमैक्स का मलहम आता है, ठीक है, फिटकड़ी टाइप, वो मलहम भी उसके ऊपर रगड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, वो तो भी काफ़ी इसको हेल्प मिलेगी। बूटाक्स 5 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर शरीर पर लगाना चाहिए, इससे भी बेनिफिट होगा। और एक इंजेक्शन होता है आवर मैक्टिन, ये 1 ml प्रति 50 किलो वजन के हिसाब से,
अगर 1 क्विंटल 2 क्विंटल वजन कैसा है तो 1 2 ml बढ़ाते जाओ, बूंदें बढ़ाते जाओ, हिसाब से चमड़ी में जो है ये इंजेक्शन लगेगा। इससे भी चर्म रोग का अहम मतलब रिलीफ मिल सकता है। तो ऑर्मेक्टिन जहाँ पर वर्ड आ जाए, बूटाक्स आ जाए, हिमेक्स आ जाए, सल्फर पाउडर आ जाए, ये सब चीज़ें अपन को, क्योंकि अपन को तो ऑप्शन में आएगा भाई, ये तो है नहीं रिटर्न पेपर होगा, ऑप्शन दिखेंगे सीधे सीधे, एक शब्द याद कर लिए तो मामला बैठ जाएगा। फिर नोट, खुजली होने से बेचैन ऊंट, अच्छा ये ऊंट के लिए नोट लिखा है मैंने एक, ऊंट की जब खुजली होती है ना तो खुजली होने से बेचैन ऊंट शरीर को दीवार वृक्ष रगड़ता है जिससे खून आने लगता है, घाव पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये ऊंट के लिए, क्योंकि उसकी त्वचा मोटी होती है और उसकी तो जान निकल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर उसको चाहिए, क्योंकि स्किन मोटी जब होती है तो एक ऐसी चीज़ है जो रगड़े तो उसको इफेक्ट भी पड़े, फिर वो ऐसे मतलब जो है ना दीवार या वृक्ष का रगड़, वृक्ष की छाल से पूरी स्किन छिल जाती है उसकी, कभी देखना, और घाव पड़ जाते हैं, घाव से फिर दूसरे रोग और हो जाएंगे। तो ये सब स्किन डिजीज इसके हैं। एक छोटा सा आपने विषाणु जनित रोग के साथ में लिख सकते हो उसको चाहो तो आप, जहाँ पर विषाणु जनित रोग लिखे थे ना तो एक छोटा सा नोट और डाल देना, PPR रोग भी है उसमें, चाहो तो लिख लेना, पेस्टिडेस पैटिस रूमिनेंट्स, ठीक है ना, इसको बकरी प्लेग भी कहा जाता है, ठीक, एग्जाम प्रश्न आ सकता है भाई, बकरी प्लेग, तो पेस्टिडेस पैटिस रूमिनेंट्स सही है, इसको बकरी प्लेग भी कहा जाता है PPR। इसमें क्या होता है, लक्षण यही है कि अचानक तेज बुखार आएगा, निमोनिया खांसी से बोलते हैं नॉर्मल उस टाइप का, फिर वो आपने देखा होगा खांसने में लग जाती है, ये जो बकरी जैसी होती है वो, है ना, तो निमोनिया या खांसी या अचानक तेज बुखार का आना इस PPR के लक्षण है। उपचार एक ही है, मोरबिली वायरस, ठीक है ना, मोरबिली वायरस जो है इसका उपचार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरबिली वायरस से इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं मैंने, जो रोग तो खैर कंप्लीट हो गए अपने, लेकिन उससे संबंधित कुछ ऐसे जो एक तरीके से पशु को रिलीफ देने का काम करते हैं, जैसे एंटीजन है, एंटीबॉडी है। एंटीजन का मतलब है, एंटीजन एग्जाम प्रश्न आ गया, एंटीजन होते हैं ये बाहर, ये शरीर के बाहर में, मतलब ये बाहर से प्रवेश करते हैं शरीर में, ये रोग उत्पन्न करते हैं, ये प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। तीनों तरह के रोग भी पढ़ लिए अपन ने, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ लिए, वायरस जनित रोग पढ़ लिए, जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए। तो ये जो है प्रतिजन होता है, एंटीजन जो होता है, ये रोग पैदा करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई बनो। अगर भाई जैसे अपने क्या होता है बॉडी में कोई हमारे रोग हो जाता है तो जिसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो फिर एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाता है, मतलब उसके खिलाफ काम करता है, तो उसमें हमें रिलीफ मिलती है। तो ये भी प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है कि बन, है ना, बन, ये चीज़ें तो एंटीजन ध्यान रखना, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ ये रोग है इसमें, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है। एक होता है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ये पशु के शरीर में ही बनते हैं और ये प्रतिजन जीवाणु विषाणु के विरुद्ध काम करते हैं। मैंने कहा ना कि ये जब बनेंगे इसके खिलाफ, वही वाली चीज़ है, जैसे इलेक्शन होते हैं तो वो पार्टियां आमने सामने होती है, तो ये जब शरीर बनेंगे तो ये इनका सामना करेंगे, ठीक है, और ये रोग उत्पन्न नहीं होने देते, जबकि रोगाणु को नष्ट कर देते हैं और रिलीफ मिल जाता है। तभी तो कहते हैं एंटीबॉडी नहीं बन रही बॉडी में, अगर एंटीबॉडी बनेगी तो जल्दी इलाज ट्रीटमेंट हो जाएगा, तभी अपन एंटीबॉडी या फिर ऐसे कुछ एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं ताकि उस रोग के खिलाफ काम करे, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन है, दोनों से MCQ सीधे सीधे आ सकते हैं कि प्रतिजन रोग उत्पन्न करते हैं या फिर ये आ जाएगा ये रोग के विरुद्ध काम करते हैं, दोनों में ध्यान रखना। तो प्रतिजन है जबकि प्रतिरक्षी है, रक्षी तो रक्षा ही करेगा, तो ये रोग उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि ये रोग को, रोगाणु को खत्म कर देगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, इसमें तो खैर क्या करना, सबको खत्म करने का काम करता है। एक होता है टीका, भाई अपन कहते हैं कि वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लग रही है, टीका, ये क्या होता है, तो कुछ जीवाणु व विषाणु का अंश है ना, कोई छोटा मोटा अंश, सीधी सी बात है, अंश इंजेक्शन या मुंह के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जो कि शरीर में उक्त जीवाणु के रोग उत्पन्न करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं। तभी तो टीका लगवाते हैं, ताकि कोई भी रोग पनपे नहीं, उससे पहले ही मर जाए, जड़ उसको खत्म कर दी जाती है, ठीक है, वो टीका या वैक्सीन होता है। अब टीका जब करते हैं तो टीकाकरण कहते हैं अपन, वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन करने से पहले क्या सीधे वैक्सीनेशन हो जाएगा हर पशु में? नहीं, उसके भी कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ शर्तें हैं, कुछ सावधानियां हैं। क्या क्या सावधानियां हैं टीकाकरण या वैक्सीनेशन की? तो एक तो ये है कि टीका हमेशा स्वस्थ पशु में लगाया जाना चाहिए, बीमार पशु के कभी भी टीका नहीं लगता, ये ध्यान रखना। टीका हमेशा स्वस्थ पशु में ही लगाना चाहिए।
टीका हमेशा सिरिंज या नीडल जो होती है सुई उससे ही लगाना चाहिए। ठीक है, प्रसव काल के नज़दीक, जैसे प्रसव काल का नज़दीक हो या फिर गर्भ काल में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जब प्रेग्नेंट हो पशु उस टाइम पर, या फिर अब तो महीना 20 दिन 15 दिन बचे हैं गर्भ काल प्रसव होने के, तब भी नहीं लगवाना चाहिए। 3 माह से कम उम्र में वैक्सीनेशन न करवाएं। ये तो है गाय भैंस के लिए तो 3 माह, और 2 माह से कम मेमनों में टीकाकरण नहीं करना चाहिए। भेड़ बकरी के जो मेमने होते हैं उनमें 2 माह से नहीं 3 माह तक तो करवा सकते हैं, 2 माह से छोटे नहीं होने चाहिए। गाय भैंस जो होते हैं उनमें 3 माह से छोटे नहीं होने चाहिए। प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे, बिल्कुल बेसिक प्रश्न आएंगे, बिल्कुल चिंता न करें। बी पार्ट वेरी इजी। पढ़ना है क्या है, राजस्थान जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, सिलेक्शन तो वो दिलाएंगे। इसमें क्या है, तो 5-10 प्रश्न आएंगे तो और कुछ नहीं है। 5-10 प्रश्न कुछ ऐसे आएंगे जो मुश्किल है, बाकी वेरी इजी आएंगे, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, वेरी हंसते खेलते। टीका हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक है ना, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। ऑथेंटिक लैंग्वेज है ये। फ्रीजर जानते हो, जिसमें आइस जमता है, बर्फ जमाया जाता है, ऊपर अलग खंड होता है उसका, है ना, छोटी सी फ्रिज में होता है, उसको फ्रीजर बोलते हैं। बाकी नीचे फ्रिज होता है, फ्रीजर में बर्फ जमता है और कहीं बर्फ नहीं जमेगा, आइस नहीं जमेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टीका जम जाए। आपने टीके को अगर फ्रीजर में रख दिया तो टीका जम जाएगा, दवा जम जाएगी, फिर वो ढंग से काम नहीं करेगी। तो ध्यान रखें, टीका हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए, फ्रीजर में नहीं। फ्रिज में तो रखना, ठंडा ठंडे माहौल में रखना चाहिए उसको। टीकाकरण करने का सबसे उपयुक्त जो टाइम पीरियड अगर आपसे देखें तो मई जून का महीना या नवंबर दिसंबर का महीना जो है वो बेस्ट माना जाता है। टीके द्वारा लड़ने की क्षमता मात्र 6 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष होती है, इसलिए अगला टीका 6 माह या 1 वर्ष के बाद में लगवा लेना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी का टीका लग गया तो ये मत सोचो कि बस टीका लग गया ज़िंदगी भर ये टीका बस अब इनफ है, नहीं, उसकी भी एक वैलिडिटी है। जैसे आप लोगों को महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं लोग, 1 वर्ष की वैलिडिटी, 6 माह की वैलिडिटी, तुम वहाँ पर कोर्स परचेज भी करते हो, आते हो यहीं पर वापस। ठीक है, वो बात तो तय है। तो फिर वो जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होते ही मामला ख़त्म, फिर नया कोर्स ले। लेकिन यहाँ जो एमई क्लासेस के ऊपर तो निःशुल्क ज़िंदगी भर आपका खुद का चैनल है। जब मर्जी इतनी प्यारी प्लेलिस्ट सजा रखी है, खोलो, आराम से पढ़ाई करो, जब मर्जी तब करो, डाउनलोड करो, वापस हटाओ, वापस देखो, जो मर्जी जितनी बार देखो, सब अलग अलग प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपकी खुद की अमानत है। तो टीके द्वारा लड़ने की क्षमता 6 माह या 1 वर्ष होती है, अतः 6 माह या 1 वर्ष के बाद पुनः नियमित टीकाकरण करवाना चाहिए। मतलब 6 माह 1 साल बाद वापस से टीका लगाना चाहिए, ताकि पशु जो है आगे कब बीमार नहीं हो। अब मैंने शायद एक टेबल रखी है, यहाँ से भी बहुत, ये सीधी सीधी टेबल 12th की और ऑथेंटिक बुक से हैं। 100% वेरी मोस्ट है, प्रश्न सीधे सीधे आएंगे। 100% सीधा ये क्वेश्चन आएगा कि मैं इधर तो लिख रहा हूँ टीके का नाम, इधर बछड़ों की एज, मतलब कौन इस ये वाला टीका किस उम्र में लगाना है। इधर लिख रहे हैं अपन टीके की मात्रा, और ये कि टीका लगाएं तो टीका लगाएं कहाँ पर, स्थान, और वापस से फिर टीकाकरण कब करना है। तो पहला टीका है एचएस वैक्सीन। ठीक है, ये सब रोग से ही संबंधित है, मैंने सब आपकी फुल फॉर्म लिखा रखी है। एचएस जो इंग्लिश में रोग का नाम होता है ना, इंग्लिश के नाम से ही ये बने। एचएस वैक्सीन है, बीक्यू वैक्सीन है, एफएमडी वैक्सीन है, ईटी वैक्सीन है, ब्रेसेलिस C19 वैक्सीन है, ये पूरा वैक्सीन है, और आरपी वैक्सीन 2-3 और नेक्स्ट पेज पर भी है। तो एचएस वैक्सीन लगेगी बछड़े की उम्र 3 माह की हो जब लगानी है, बीक्यू वैक्सीन भी 3 माह की उम्र हो जब लगानी है, एफएमडी वैक्सीन 6 माह की उम्र में लगानी है, ईटी वैक्सीन 3 माह की उम्र में लगानी है, ब्रेसेलिस C19 वैक्सीन 3 माह के, और वो भी मादा बछड़ों में लगानी है। मादा मतलब जो मतलब मादा समझते होंगे, फीमेल, और आरपी वैक्सीन का मतलब 6 माह में। टीके की मात्रा 5 ml, लेकिन एफएमडी 2 ml। ठीक है, ईटी 2.5 ml, 5 ml, लेकिन ये 1 ml, कौन सा, आरपी वैक्सीन। टोटल त्वचा में लगेंगे, है ना, टोटल किस में लगेंगे, त्वचा यानी स्किन में लगेंगे, और हर वर्ष लगेंगे। ये हर वर्ष लगाना है, ये भी हर वर्ष लगाना है, लेकिन एफएमडी वर्ष में 2 बार लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हर वर्ष लगाना है, और ये जीवन में ही 1 बार लगाना है, मात्र पूरी लाइफ में 1 ही बार लगाना है। ब्रेसेलिस C19 वैक्सीन दोबारा की जरूरत नहीं है इसकी। तो ये ऐसे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि कौन सा टीका साल में 2 बार लगाना चाहिए, या फिर कौन सा टीका जीवन में किसी पशु को 1 ही बार लगाना है। सीधा सीधा छपने वाला प्रश्न है, बाकी तो फिर भी ईजी है। फिर है आरपी वैक्सीन,
जो सिर्फ 1 ml की है, और ये भी इंपॉर्टेंट है 3 वर्ष में एक बार लगाना है, ठीक है। बाकी सब हर वर्ष है, 3 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, सॉरी वर्ष में 2 बार वाला, एक जीवन भर वाला पक्का देखना है। फिर है PPR वैक्सीन, भेड़ बकरी के अंदर 3 माह में, जो भी PPR रोग भी देखा था अपन ने, ठीक है, 1 ml, ये भी त्वचा में लगेगा, हर वर्ष लगेगा, ठीक है, हर वर्ष लगेगा, हर वर्ष, एवरी ईयर। एंथ्रेक्स स्पेयर वैक्सीन, ये 3 माह के बछड़े में 1 ml लगेगा, और ये भी हर वर्ष लगाना है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी इजी। लेकिन टेबल को ढंग से पढ़ लेना कि कौन सा टीका कितने माह के बच्चे में या बछड़े में लगेगा, उसकी मात्रा तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन ये लगिए वाली चीज़ है ना, ये 2 चीज़, ये वाली चीज़ और टीके का नाम क्या है और उम्र, ये 3 तो भाई 100% घोट के पीनी पड़ेगी। अब हर इसमें कोई ऐसा तो है नहीं आप वो करोगे, खुद की मेहनत है, प्रैक्टिस करो, कैसे न कैसे जितनी बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक चीज़ें याद होने लग जाएगी, फिर लाइव टेस्ट वगैरह लेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पशु रोग मेरे हिसाब से अभी एक पार्ट और आना चाहिए, वो आ जाएगा मुर्गियों के जो रोग है, ठीक है ना। मुर्गियों की जितने भी डिजीज़ है, मुर्गियों में क्योंकि काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं और लोग चिकन खाते हैं खूब, ठीक है, तो उनके लिए उनको बताना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा चलता है, जितने भी डिजीज़ हैं इनका एक सेशन रखेंगे। उसके बाद में अपन पशु की नस्लें पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार नस्लें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत शानदार, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हुआ नस्लों का, और ये टॉपिक होते रहेंगे। मैथ्स वगैरह काफ़ी अपलोड है, वो पढ़ते जाओ। साइंस भी शुरू कर देंगे, रोजाना आप कमेंट करते हो साइंस के लिए, लेकिन चिंता नहीं करें। राजस्थान जी की चल रही है, पकड़ कर लो, ज़बरदस्त तरीके से मौका है, राजस्थान जी की मत छोड़ देना, ताकि CET जैसा एग्जाम भी अगर सामने आ रहा है तो पास हो जाओ। राजस्थान जी के मुद्दा बहुत बड़ा है, पशु परिचरण में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या समझते हो कि बी पार्ट को लिए उड़ रही हो, बी पार्ट, अरे कुछ नहीं, 45 नंबर का मामला है, उसमें 25 क्वेश्चन आपके हैं, वो तो बिना पढ़े ही कर लोगे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, 20 से क्वेश्चन की लड़ाई है। तो उसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें हैं, तो ऐसी छोटी मोटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा 10-12 नंबर, बस दैट्स इट। कौन सा फुल बेटा फुल आना है भाई, फुल बेटा फुल की जरूरत नहीं है, फुल बेटा फुल किसी के आते भी नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में 50%, 60%, 70%, छोटे एग्जामों में 70-80% दिया जाए, बाकी सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो 45%, 40% टॉप करता है बंदा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है, 100% के पीछे नहीं भागना है, चीज़ें पहले जितनी है पहले वो पढ़ो, सरी वो हो जाती है तो फिर कुछ नया पढ़ो। इसलिए ये चीज़ें करनी है, अपने मन से कुछ सेट कर लो, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये वाला चीज़ थी। बाकी नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं, इसी का एक लास्ट पार्ट और होगा पशु रोग का, ठीक है।